लेक्चर है और उम्मीद करूंगा हम लोग एक नई और बेहतर शुरुआत करेंगे और एक बहुत अच्छा ग्रामर का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी। आ रही है ना आवाज सबको? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द भेद। शब्द भेद, सीधा शब्द के भेद के बारे में जानने के पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है। तो शब्द को समझने के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है वर्ण के बारे में जानना। तो आप सोचेंगे ये वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो अक्षरों के बारे में कैसे जानेंगे? अक्षरों के बारे में बताते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर व्यंजन यहीं से तो हम आपने हिंदी की शुरुआत की थी। और वो जब पहली बुक आपको मिली होगी तो उसका नाम था वर्णमाला, है ना? वर्ण मतलब अक्षर। तो अब अक्षर बनते कैसे हैं? कहते हैं स्वर और व्यंजन से। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। ये 12 सुर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अक्षरों के लिए। और इनका महत्व कहां पे होता है? व्यंजन के साथ में। तो व्यंजन कितने होते हैं? कुल होते हैं 36। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, श, त्र, ज्ञ। अब आप देखो कि व्यंजन में एक अलग चीज दिख रहा होगा आपको कि हर एक लेटर के नीचे ऐसा क्रॉस लाइन जैसा लगा है। इसको पंक्चुएशन में कहते हैं हल। हल या हलंत। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जिस अक्षर के नीचे ये लगता है वो हाफ साउंड होता है। आप देखिए, इसीलिए मैं इसको इस तरह से नहीं पढ़ रहा था। क, ख, ग ऐसे नहीं पढ़ रहा था। क, ख, है ना? हाफ साउंड कर रहा था तब। अब ये स्वर और व्यंजन आपको बताने का मतलब क्या है? इनको दोनों को मिलाना। कैसे मिलाएंगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हाफ क है प्लस कंप्लीट अ। अ, जब हाफ क में अ को जोड़ेंगे तो बनेगा क। और ये क क्या हो गया? अक्षर। मतलब हमें ये पता चला कि जब स्वर को व्यंजन के साथ में जोड़ते हैं तो अक्षर बनता है। अच्छा, अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। कैसे? क बोला जाता है लेकिन अ उसके साथ में अपने आप साउंड होता है। और हमेशा स्वर जो है वह व्यंजन की आत्मा कही जाती है। जैसे शरीर है क लेकिन उसकी आत्मा है अ। क, इस तरह से पढ़ा जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस यही है, मैं बेसिक लेवल से इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने पिछली जितनी भी कक्षाओं में जो भी हिंदी पढ़ा है वो सब ग्रामर आपको आज इसी में मिल जाएगा। तो आप देखो, हमने पढ़ लिया स्वर, व्यंजन, उससे बना अक्षर। अब बात किसकी आई? हमको तो शब्द भेद पढ़ना है ना। तो हम देखते हैं शब्द के बारे में।
तो शब्द की परिभाषा कुछ इस तरह से है, अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, मतलब ऐसे अक्षरों का समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो इनका उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल, क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल। इसका अर्थ है, कमल मतलब लोटस, एक फूल, फूल का नाम, अर्थ है इसलिए ये शब्द है। दूसरा है सीमा, बॉर्डर, नाम भी है सीमा, अर्थ है इसलिए ये शब्द है। और तीसरा है सूरज, सूर्य, है ना, पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ा है, सूरज, सूर्य, दिनकर, भानु। तो ये नाम से पता चलता है ये सन के बारे में बता रहा है, अर्थ पता चल रहा है, इसके लिए ये शब्द है। अब हम देखते हैं शब्द के भेद के बारे में। तो शब्द के भेद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सव्यय और दूसरा होता है अव्यय। डियर स्टूडेंट्स, सव्यय और अव्यय के साथ में देखो यहाँ पे और एक एक नाम दिया हुआ है। सव्यय को कहा है विकारी और अव्यय को कहा है अविकारी। तो ये विकारी और अविकारी क्या है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो चेंज हो जाए वो विकारी है और जो चेंज ना हो वो अविकारी है। तो कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सव्यय और अव्यय के बारे में जान लेते हैं। इनके भेद होते हैं, इनके भी कुछ भेद होते हैं। कितने होते हैं आइए देखते हैं। सव्यय के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव और क्रिया को कहते हैं वर्ब। ऐसे ही अव्यय के भी चार भेद होते हैं, प्लीज यहां से ये नोट करते जाना सब लोग। अव्यय के चार भेद कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार हो गए। क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, संबंध सूचक मतलब प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन। अब हम पढ़ते हैं सव्यय के बारे में। तो आइए हम सव्यय की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो सव्यय की परिभाषा क्या है, इस तरह से ध्यान से समझिए। ये लिख लिया आपने, ये चारों लिख लिया सबने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सव्यय के भेद, और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय के भेद, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब इनको डिटेल में देखेंगे, आप चाहिए तो आगे एक एक करके लिखते रहना। परिभाषा क्या कहती है, जिन शब्दों में लिंग मतलब जेंडर, वचन मतलब नंबर, कारक मतलब केस आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब लिंग के अनुसार परिवर्तन, वचन के अनुसार परिवर्तन, कारक के अनुसार परिवर्तन। तो आपको कारक पता होना चाहिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको इस साल भी पढ़ाया जाएगा और शायद आपको पिछले साल मतलब 7th में भी रहा होगा। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान होती है इनकी विभक्तियों से, ने, को, से, में, के लिए, के द्वारा, काकी के, रारी रे। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं याद होएगा तो इस साल फिर से आपको कारक हम पढ़ा देंगे। तो देखते हैं ये तीनों के आधार पे कैसे चेंज होता है, क्योंकि विकारी है ना, डिक्लेरेबल है, कैसे चेंज होता है देखते हैं। चलो पहले जेंडर चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया रमेश तेज दौड़ता है, तो रमेश लड़का है मतलब जेंडर मेल है, तो अब इसका फीमेल बनाते हैं सेंटेंस में। रमा तेज दौड़ती है, चेंज हो गया, राम का रमा हो गया, ठीक है। वचन बदलते हैं, बच्चा तेज दौड़ता है, बच्चा एक वचन है,
अब इसका बहुवचन बनाते हैं, बच्चे तेज दौड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है राम की जीत हुई। यहां पे की क्या है, कारक है, फिर हम कारक को चेंज कर देते हैं, राम ने जीत लिया। तो आपने देखा लिंग वचन कारक तीनों के अनुसार पर ये तीनों वाक्य में ये तीनों बदल गए, इसीलिए ये क्या है, विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द मतलब वाक्य में आया हुआ वह शब्द जिसके लिंग वचन कारक बदलने पर वो शब्द बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर, यहां तक समझा सबको? अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल लिख लीजिए और आगे हम फिर थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। अच्छा, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पिछले साल की कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन उनमें नया कुछ न कुछ आपको मिलेगा, नया जुड़ेगा, जिससे आप आपका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, आप थोड़े और मैच्योर्ड हो जाएंगे, आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लिख लिया है आपने, आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, उसमें से अब हम पहला भेद पढ़ेंगे, संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब मटेरियल नाउन। और अंतिम है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, पांचों के बारे में। तो शुरू करें पहले व्यक्तिवाचक से। संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा स्टूडेंट्स, आपको मैं सबसे आसान परिभाषा दे रहा हूं संज्ञा की, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा नाउन का डेफिनेशन बताओ, तो आप नेम प्लेस एनिमल थिंग बताते हो। हिंदी में पूछेंगे तो उसी को ट्रांसलेट कर दोगे, बोलोगे किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बट मैं और आसान करके आपको देता हूं, क्या हो सकता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी वो नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नाम है तो वो संज्ञा है, संज्ञा है तो नाम है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उदाहरण देखते हैं इनका, जैसे अकबर, जैसे ताजमहल, जैसे महाराष्ट्र, जैसे शिवाजी आदि। ठीक है, तो ये तो हो गई संज्ञा। अब हम जो आपको भेद बताए थे उन भेदों पे चलते हैं, और एक एक करके नोट करना प्लीज, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। 1 लाइन डेफिनेशन 2 एग्जाम्पल, बस इतना ही आपको लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, इसके बारे में क्या है, कहते हैं जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। नहीं समझा, चलो इसे और सरल करते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। मतलब समझे कि जो व्यक्ति होते हैं, जो वस्तु होते हैं, जो स्थान होती है, जो प्राणी होते हैं, ये सब अपने आप में अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, और ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक में। कैसे, उदाहरण देखो, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे ताजमहल, ये सब क्या है, ये नाम और ये जो मोन्यूमेंट है, ये जो आपका ऐतिहासिक धरोहर है, ये सब क्या है, अपने आप में यूनिक है, अपने आप में विशेष है, अपने आप में स्पेशल है ना। तो यहां तक आपको समझा व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में क्या क्या आते हैं, 4 चीजें, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, ये सब अपने आप में विशेष होते हैं, और ये सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। क्लियर, एक या 2 एग्जांपल लिख लो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ।
आगे बढ़े। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु या समुदाय की जाति का बोध कराता है। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु या समुदाय की जाति। अब इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं, आसान कर देते हैं। जाति मतलब क्या होता है पता है? कास्ट से मतलब नहीं, जाति का बहुत सामान्य अर्थ होता है पहचान। तो किसकी पहचान? जो शब्द किसी प्राणी की पहचान या जाति, पदार्थ की जाति, वस्तु की जाति या समुदाय की जाति। समुदाय मतलब, आप अगर इंग्लिश में कहेंगे तो समुदाय मतलब कम्युनिटी की जाति का बोध कराता है। बोध मतलब ज्ञान कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितनी अच्छी बात कहा कि प्राणी, अभी जैसे हमने देखा था व्यक्तिवाचक में था राम, है ना? तो राम की जाति क्या है? राम एक लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। पदार्थ, देखते हैं यहां पे अभी आपको समझ में आएंगे उदाहरण। जैसे देश, आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उसमें बहुत सारी कंट्री दिखाई देंगी, बट सब डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी पहचान अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है, सबकी वैल्यू अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। हमारे देश में देखो बहुत सारी नदियां हैं और सभी नदियां अलग अलग हैं, सब नदियों की पहचान भी अलग अलग है, ठीक है? और ग्रंथ, ग्रंथ मतलब होली बुक्स, जितने धर्म उतने ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी अलग अलग हैं, लेकिन सब है तो बुक ही, पुस्तक है। तो पुस्तक क्या हो गई? वो वस्तु है ना? लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो ग्रंथ है, उसकी पहचान बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है? जाति की पहचान हो गई। अब आते हैं तीसरा, यह है भाव, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निशांत सर, आवाज आ रही मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? नो सर, क्लियर आ रहा है आपका आवाज। ओके, थैंक यू। तो भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत सीधी सी बात करते हैं कि भाई देखो, जो भाववाचक है ना वो भावना प्रधान है, मतलब उसे फील तो किया जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता है। आप उसको बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, लेकिन महसूस कर सकते हो। कैसे? कहते जो शब्द किसी भाव, दशा, स्थिति, दशा स्थिति मतलब सिचुएशन, या स्वभाव या गुण अथवा विशेषता के नाम का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे पहचानेंगे इसको कि भाई वो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है? क्या, देखो, एक देखो यहाँ पे बच्चा दिख रहा है आपको और उसके नीचे लिखा है बचपन, मतलब चाइल्डहुड। तो आपको बच्चा दिखता है ना कि बच्चे की शरारत या बचपना? बचपना हम महसूस करते हैं, है ना? जैसे बुढ़ापा, हम बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसका बुढ़ापा महसूस किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत उम्र दराज होने पर उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उसको तकलीफ रहती है, तो वो चीज महसूस की जा सकती है, न कि दिखाई या बताई जा सकती है। और क्रोध, ये भी महसूस किया जा सकता है। सामने वाला गुस्से में है, आप देख रहे हो जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से कुछ तो बक रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो पता चल जाता है ये गुस्से में है। लेकिन वो जो चिल्ला रहा है ना वो गुस्सा नहीं है, वो उसके सिम्टम्स हैं, वो उसके लक्षण हैं कि अच्छा गुस्से में आदमी ऐसे ऐसे करने लगता है, समझे ना? लेकिन भावनाएं वही होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट वही होता है जिससे हम महसूस कर सके। जैसे हम मिठाई खा रहे हैं तो मीठा हमें ही लगेगा, हम बता सकते हैं कि मीठा है, लेकिन कोई उसका टेस्ट तभी पा सकता है जब उसे खाएगा। अब चौथा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन। तो द्रव्यवाचक में क्या है? मटेरियल, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो लोअर लेवल पे आपने पढ़ा होगा, टू टाइप्स के मटेरियल होते हैं, एक सॉलिड होता है,
और लिक्विड होता है। सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस और लिक्विड को कहते हैं तरल। तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे डेफिनेशन में देखो, जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थों का बोध हो, द्रव्य मतलब मटेरियल का बोध हो, अथवा जिसे गिना न जा सके। आप द्रव्य को काउंट नहीं कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, नापा या तोला जा सके। आप उसे नाप सकते हो, आप तौल सकते हो, वेट कर सकते हो, तो उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। ध्यान देना, आप काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसी चीजें नहीं आएंगी मटेरियल में। जैसे पानी, पानी को गिन नहीं सकते हो, लेकिन आप माप सकते हो, एक गिलास, आधा लीटर, एक जग। दूध भी आप माप सकते हो, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हो। तेल, इसे भी आप माप सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो। तो ये तो लिक्विड की बात हो गई। अब सॉलिड क्या, जैसे सोना, चांदी, लोहा, जितने मेटल्स हैं वो सब जो है मेटल्स क्या हो जाएंगे, वो ठोस में आ जाएंगे। अच्छा, इनको भी आप ना तोल सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक में आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम संज्ञा का अंतिम भेद जानते हैं, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन है, ये समूह का ही मतलब ग्रुप का बोध कराता है। जैसे जिस संज्ञा से किसी विशेष जाति या समूह का बोध हो। किसका कहते हैं, विशेष जाति समूह का, विशेष जाति का या विशेष समूह का बोध होता है। जैसे अगर एक से ज्यादा आदमी एक जगह पे जमा है तो क्या बोलेंगे उसको, भीड़, है ना। अगर एक जगह पे एक सैनिक से ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, सेना। और अगर एक साथ में एक फूल की जगह पे कई फूल एक साथ में रख दिए जाए तो क्या बोलेंगे उसे, गुच्छा। तो ये सभी तीनों, भीड़, सेना, गुच्छा, या फिर कई जानवर एक साथ में दिखाई दे रहे हैं तो जानवरों का झुंड दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, ये सब समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा को जानने के लिए हमने पहले शब्द भेद से शुरुआत की। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको पूरा संज्ञा, जिससे याद हो जाए अच्छे से। पहले हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। हमको पता चला कि अक्षर स्वर और व्यंजन के मिलने से बनता है, और जब स्वर और व्यंजन मिले तो बन गया अक्षर। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। हमने शब्द के बारे में जाना, फिर हमने शब्द के भेद पढ़े और देखा कि शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सव्यय और एक होता है अव्यय। सव्यय को कहते हैं विकारी शब्द और अव्यय को कहते हैं अविकारी शब्द। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अविकारी और विकारी में विकारी के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसमें से हमने शुरू किया संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद, पांच भेद। कौन कौन से भेद, पहला भेद व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। हमने ये पांचों पढ़ा, पांचों समझा, इनके उदाहरण लिखे। उम्मीद करता हूं कि आपको संज्ञा समझ में आई होगी। आइए अब हम शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम प्रोनाउन, इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान है। क्या कहता है, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले मतलब प्रयुक्त होने वाले, यूज होने वाले शब्दों को कहते हैं क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एक सेकंड, आपको सर्वनाम में फिर से समझाता हूं।
हाँ, तो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझें कि भाई हम प्रयोग करें क्यों सर्वनाम का, क्यों करते हैं संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग, ये भी जानना जरूरी है। जैसे राम घर आया, राम खाना खाया, राम खेलने गया, हम 3 सेंटेंस एक साथ में बोल दिए, तो आप सोचोगे अच्छा 3 राम थे, तो मैंने समझा नहीं 3 राम नहीं थे, राम 3 काम कर रहा था। तो 3 बार राम का नाम क्यों लिया? ये जो किसी भी नाउन वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो रिपीटेशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। तो अभी आपको समझा होगा, देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से, वह, उसने, उसका, उसे, आदि एक्सेट्रा। तो अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, राजू घर आया, उसने खाना खाया, वह खेलने गया। अब अगर इसके जगह पे हम ऐसा बोलते, राजू घर आया, राजू खाना खाया, राजू खेलने गया, तो मजा नहीं आता आपको। बोलते हैं 3 राजू कहां से आए? यहाँ पर एक ही राजू 3 काम कर रहा है, घर भी आ रहा है, खाना भी खा रहा है, खेलने भी जा रहा है। लेकिन राजू बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए उसके जगह पे उसने और वह शब्द का प्रयोग किया गया। यही सर्वनाम के बारे में बताता है। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम कौन कौन है, इस तरह से देखो, राजू संज्ञा है, उसने सर्वनाम है, और वह भी सर्वनाम है। यहां तक आपको समझा? अब सिर्फ इसके भेद लिख लीजिए बस। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये याद करके रखिएगा, ठीक है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 आप याद करके रखना, और इसे अगर अच्छे से याद करके रखोगे तो अगले लेक्चर में इसे पढ़ना आसान हो जाएगा। साथ ही आपने जो संज्ञा के 5 भेद पढ़े, ठीक है, तो 5 भेद में जो मैंने आपको एक बार रिवाइज भी कराया, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह, ये पांचों भी अच्छे से पढ़ के रखना। और इसमें जो डाउट्स हैं, आपको जो नहीं समझ में आए हैं, तो या तो आप सर को बोल के अपना वॉइस अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या उससे अच्छा होगा कि आप आ जाइए चैट बॉक्स में, और जहां आपको जो समझ में नहीं आया फटाफट वहां पे चैट करने का और बोलने का, सर मुझे ये नहीं समझा, मुझे ये फिर से बताइए, जिससे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे और हम एक दूसरे से जुड़े रहें, और आप मेरी बात समझते रहें और मैं आपकी मदद करता रहूं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अब हम सर्वनाम और उसके पूरे भेद अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है सर?